अभी आप लीड रोल करते हैं माता सीता का, द्रौपदी का। बड़ी बड़ी एड्स आपने की है, विक्रांत मैसी, मोना सिंह, आशुतोष राणा। मैं पिछले 14 वर्षों से थिएटर कर रही हूँ। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइंड हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होता है और हमें माइंड को इतना लिबर्टी देनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि माइंड हमें पूरी सोल बॉडी को कंट्रोल करने लग जाए। आपको माइंड को इंस्ट्रक्ट करना है। आप अपने टीचर खुद होते हैं। अपनी वीकनेस को पहचानना और उस पर वर्क करना, और कोई अगर आपको फीडबैक दे तो उसको पॉजिटिवली लेना। लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है, खासकर अगर माता सीता की अगर हम बात करें तो लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस जुड़े होते हैं उनके। देखिए, कलाकार क्या होता है, किसी भी आप उसमें कंटेनर में डालो, पात्र में डालो, वो ढल जाए। जैसे पानी जो किसी भी आप उसमें डालो आकार ले लेता है, तो कलाकार भी वही होता है, उसको बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। कई बार ऑन स्टेज बुजुर्ग जो आते हैं 70-80 साल के, वो आके चरण स्पर्श करते हैं, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे हम लोग तो किरदार निभा रहे हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप लोग अभी स्वरूप में हो। सदियों से भारत के कोने कोने में, हर एक गांव में एक भव्य मंचन हमेशा होता आ रहा है, जिसको हम कहते हैं रामलीला। अक्सर जब रामलीला आने वाली होती है, यानी कि जब दशहरा आने वाला होता है, तब हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी रामलीला का आयोजन किया जाता है। हम जाते हैं, रामलीला देखते हैं, लेकिन क्या हम उसके पीछे से मिलने वाले ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि जो उस समय प्रभु श्री राम और माता सीता का किरदार निभा रहे हैं, उनके जीवन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे वो हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस को बनाए रखने का प्रयास करते हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। आज हम मिलने वाले हैं हरलीन कौर रेकी जी से। हरलीन कौर रेकी जी के बारे में आपको बताऊं तो फिलहाल वो सोनी टीवी के श्रीमद् रामायण में मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं। साथ ही हरलीन कौर रेकी जी ने बहुत सारी एड फिल्म्स भी की है बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, जैसे विक्रांत मैसी, मोना सिंह, आशुतोष राणा, अर्जुन रामपाल जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्हें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही वो अभी फेलिसिटी थिएटर ग्रुप के हमारे राम शो में माता सीता का किरदार निभा रही हैं, जिसके प्रोड्यूसर हैं राहुल बुच्चर जी। राहुल बुच्चर जी स्वयं इस शो में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार भी निभा रहे हैं। तो हरलीन कौर रेकी जी से हम जानेंगे आज उनकी जर्नी के बारे में। हरलीन कौर रेकी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक्टर भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, कथक डांसर भी हैं। इतना सारा काम वो अपने जीवन में कर चुकी हैं और निरंतर करती भी आ रही हैं। तो स्पिरिचुअलिटी और ध्यान उनके जीवन में कैसे उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, इस बारे में हम जानेंगे। और भी बहुत सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी है, लेकिन उसके लिए आपको ये पॉडकास्ट अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। वेलकम हरलीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी स्टूडियो में। जय श्री सीताराम। थैंक यू सो मच पीएमसी मीडिया का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी हरलीन जी, अभी फ़िलहाल आप सोनी टीवी के जो श्रीमद् रामायण सीरियल है उसमें मंदोदरी का रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लाइव शोज़ भी करते रहते हैं, महाभारत, हमारे राम। तो अभी तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एड फिल्म्स भी, आप शॉर्ट फिल्म्स भी आपने कर ली हैं। तो सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरीज़ जानने में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। अभी आप सक्सेसफुल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, आज हम वो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी जो एक्टिंग की जर्नी की शुरुआत है वो कहाँ से करी, क्या क्या चैलेंजेस आपके लाइफ में आए, वो आप थोड़ा बताएं। जी, जहाँ तक मैं आपने बात की सक्सेसफुल की, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अभी बहुत दूर जाना है मुझे, और मैं भगवान के लिए भगवान बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी भगवान को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे रोल से नवाजा है कि जैसे माता सीता का किरदार करना अपने आप में आपको लगता है कि आपको ब्लेसिंग मिली है, खुद ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर, और फॉर डैट मैटर द्रौपदी के लिए भी। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वरी कृपा है, और मैं हर दिन उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए चुना। और जहाँ तक रही बात मेरी जर्नी की, मैं पिछले 14 वर्षों से थिएटर कर रही हूँ। मैं श्री राम सेंटर से पास आउट हूँ, डिप्लोमा इन एक्टिंग। उससे पहले एक राज थिएटर ग्रुप है अपना शंकर मार्केट में, मैं वहाँ थिएटर किया करती थी। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वो मेरा पहला जो स्टेप कहेंगे थिएटर में, वो राज थिएटर था। फिर मैंने 1 साल वहाँ से किया, एक कोर्स तो नहीं कह सकते पर एक वर्कशॉप सॉर्ट ऑफ अ थिंग चलती है वहाँ, वो किया वहाँ पे। फिर मैंने श्री राम सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ 2 साल का कोर्स किया, क्योंकि प्रायर आपको कुछ चाहिए होती है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है थिएटर का। उसके बाद 2 साल 2013 से 15 श्री राम करने के बाद एज अ फ्रीलांसर, बतौर फ्रीलांसर के तौर पे मैंने काम करना स्टार्ट किया।
बहुत जगह हमने जाके, जैसे पता होता है कि ऑडिशंस देते हैं जाके, और कई बार नहीं भी आप सिलेक्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बुरा कर रहे होते हैं, कई बार आप फिट नहीं होते हैं उस कैरेक्टर के लिए, कई बार आपको उस कैरेक्टर की समझ भी नहीं होती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं लाइफ में, तो आपको एक्सपीरियंसेस से पता चलता है कि शायद हाँ, अब मैं उठा के अगर 5 साल पहले देखूँगी, लगा हाँ शायद ये मुझ में कमी थी इसलिए मेरा नहीं हुआ, या मैं इस रोल के लिए शायद फिट नहीं हुई। तो अच्छा बुरा कोई नहीं होता है, एक्टर सारे अच्छे होते हैं, ये मेरा मानना है। कौन किस रोल के लिए फ़िट हो रहा होता है उस हिसाब से आपको मिलता है। बाकी हम अपने किरदार खुद लिखवा कर आते हैं, डेस्टिनी में, अपने तकदीर में लिखवा कर आते हैं, तो वो हमें वही मिलता है जो हमारी तकदीर में होता है, मेरा ये मानना है। जी, बहुत अच्छी बात की आपने कि हम अपने किरदार खुद लिखवा के आते हैं, मतलब हमारी जो सोल का प्लान है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। आप उसके लिए कितनी मशक्क़त करते हैं, कितना उसके लिए आप दिन रात स्ट्रगल करके, एज एन स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि मैंने झोला टांग लिया और मैं निकल गई। स्ट्रगल का मतलब ये आप उसके लिए कितनी प्रेपरेशन करते हैं, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर के लिए प्रेपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। लाइन्स देखिए, लाइन्स कोई भी याद कर लेगा, ठीक है, जो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं वो भी कर, लेकिन उसमें आप क्या भाव डाल सकते हैं वो बहुत मायने रखता है। और जर्नी जो मेरी है, अभी 2024 चल रहा है, 2011 से मैंने स्टार्ट किया था, 11 के एंड से आप मान लो। तो उसके बाद श्री राम करने के बाद, एज अ फ्रीलांसर काम करने के बाद, फिर मेरा पहला एड ब्रेक जो मुझे मिला 2017 में मिला। वो भी काफ़ी ऐसा नहीं था कि तुरंत मिल गया, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसे तुरंत नहीं मिली होगी। उसके लिए मैंने ज़रूर बहुत सारे, मतलब कि जो कहते हैं ना पापड़ बेलना कहते हैं, उसके लिए वो किया, या बहुत मेहनत। तो मैं ये मानती हूँ बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलता है। लक भी तब तक ही साथ देता है जब तक आपकी मेहनत है। एक टाइम के बाद लक भी साथ देना बंद कर देगा, आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो लक भी कितना साथ देगा आपका। जी, एक चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे आपकी कि जैसे आपने बोला कि आप अपनी कमियों को भी नोटिस करते थे कि हाँ, आप में ये कमी थी, और शायद एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कमियों पर भी काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए हर किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो स्ट्रेंथ तो हमको पता होता है और हम उसका बखान भी बहुत करते हैं, लेकिन अपनी वीकनेस को पहचानना और उस पर वर्क करना, और कोई अगर आपको फीडबैक दे तो उसको पॉजिटिवली लेना कि हाँ नहीं, कोई क्रिटिक्स भी होता है ना, पॉजिटिवली लेना कि ये शायद कैरेक्टर में कमी रह गई होगी मुझसे, या कुछ छूट गया होगा। देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप कोई किरदार को परफेक्टली निभा जाते हैं, लेकिन उस परफेक्शन तक आने के लिए भी ना काफ़ी फीडबैक्स, काफ़ी रिहर्सल्स, भले वो स्टेज शोज़ हों, भले वो सेट पे आप शूट कर रहे हो, उसके लिए भी काफ़ी आपको ना प्रेपरेशंस लगते हैं। जी, आपने जैसे बोला कि जैसे कोई रोल आपको नहीं मिला तो आपको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे उसकी समझ नहीं थी। तो जैसे अभी आप लीड रोल करते हैं, माता सीता का, द्रौपदी का आपने किया है, तो क्या आपने रामायण महाभारत को पहले पढ़ा, समझा, उसके बाद ये रोल आपने प्ले किया? देखिए रामलीला से तो मेरा नाता लगभग 2012 से ही स्टार्ट हो गया था। जो रामलीला होती है अपने नवरात्रों के टाइम पे, मुझे नहीं लगता रामायण में कोई भी ऐसा किरदार छोड़ा है, मतलब लड़कियों को ऑब्वियसली मैंने सारे किरदार किए हैं शुरू से आप करते आ रहे हो? 2012 जो रामलीला होती है अपने नवरात्रों के टाइम पे 10 दिन 9 दिन की, जो हाँ हमारा जी। पूरा फेस्टिवल रहता है, तो उसमें मैंने हर दिन कोई ना कोई किरदार किया है। कभी माता पार्वती, कभी शबरी, कभी शूर्पणखा, कभी कौशल्या माँ, कभी कैकई माँ, कभी सुमित्रा माँ। तो सारे किरदार मुझे भगवान ने सही में ईश्वरीय कृपा ही है। नवाजा है। माता सीता जी का किरदार मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट ईयर से मिलना स्टार्ट हुआ है। 10 साल जो मेरी, मतलब कह सकते हैं, जो मैंने रामलीला देखी, सुनी, पढ़ी, तो उसके बाद जो मेरी हमेशा दिली ख्वाहिश थी कि मैं माता सीता का किरदार करूं। और माता सीता ने और प्रभु श्री राम ने, मुझे लगता है, ऐसा सुना, और उन्होंने मुझे पिछले साल इस चीज़ से नवाजा कि नहीं तुम करो, माता सीता का किरदार करो। तो मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। और साथ ही साथ रामलीला मैंने ज़रूर, हाँ जैसा कि आपका सवाल था, रामायण ज़रूर पढ़ी। मतलब हमने कितने रिसर्चेस, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत रिसर्च में बिलीव करती हूँ कोई भी कैरेक्टर करने से पहले, भले वो छोटा कैरेक्टर हो, भले वो बड़ा कैरेक्टर हो। क्योंकि देखिए जो आके 2 लाइन भी बोल रहा है स्टेज पे या कैमरा पे, वो भी उतना ही महत्व रखता है। कई बार आप अपनी खामोशी में भी छाप छोड़ जाते हैं, और कई बार आप अपने बड़े बड़े डायलॉग में भी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। तो वो आपके ऊपर, एक कलाकार के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि उसकी क्या, उसके स्किल्स तो हैं ही, उसकी क्या अपब्रिंगिंग भी है, उसके क्या संस्कार हैं, और वो कैसे दुनिया को देखता है और इन कैरेक्टर्स को कैसे परसीव करता है। जी, तो
ऐसे आपने इतने बड़े बड़े रोल्स जो प्ले करे हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती है, खासकर अगर माता सीता की अगर हम बात करें तो लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस जुड़े होते हैं उनके। तो क्या आपको इस चीज़ में चैलेंज आया? जैसे आपने अभी बोला कि भाव बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ में आपको शुरुआत में चैलेंज आया कुछ? बिल्कुल आया। देखिए क्या होता है ना, माता सीता जी का किरदार ऐसा है, जैसा मैं हमेशा पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में मैंने कहा है कि किसी भी गॉड या गॉडेस का कैरेक्टर करना एक तो अपने आप में चैलेंज होता ही है, और डैट टू ऑन स्टेज। एक पल के लिए मैं कैमरा में कह दूंगी कि मैंने इतना हंसी तो कैमरे को समझ में आया। ऑडियंस जो दूर तक बैठी है उसको मैं अपनी आवाज़, जैसे आप अभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे, आवाज़ से ही पिक्चर बनाती है माइंड में कि जैसे मेरी आवाज़ का जो भाव है उससे उनको, क्योंकि लास्ट जो ऑडियंस बैठी है या मेरी बैल्कनी में अगर ऑडियंस बैठी है उसको मेरे प्रॉपर शायद इतने माइन्यूट एक्सप्रेशंस नोटिस ना हो, लेकिन उसको उनको ये ज़रूर दिखेगा कि मैं क्या एक्सप्रेशन बना रही हूँ। तो वो कितना ही मतलब बनावटी नहीं लगना चाहिए, वो कितना रियलिस्टिक और सटल लगना चाहिए कि आप रिलेट भी कर पाएँ और आपको लगे यार ये बनने की कोशिश नहीं हो रही है, यहाँ पे मैं सॉफ्ट बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि अच्छा मैं माता सीता हूँ तो मैं सॉफ्ट बनती हूँ। यहाँ मैं जेन्युइनली हूँ और वही मैं पोर्ट्रे करना चाह रही हूँ। तो सटल कैरेक्टर अपने आप में जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑन स्टेज पोर्ट्रे करना, क्योंकि उसके छोटे छोटे जो नुआंसेस, बारीकियाँ होती हैं। सी ओवर द टॉप जो कैरेक्टर होते हैं उसमें आप आवाज़ से, हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक होके आप एक्सप्रेस कर सकते हो और वो ईजिली कम्युनिकेट भी हो जाती है। दैट्स द ईजी वे टू क्रैक। ऐसा नहीं बोलूँगी उसमें मेहनत नहीं, उसमें मेहनत है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ ये आते हैं गरिमा वाले कैरेक्टर्स, और ख़ासकर राम जी, सीता जी जैसे कैरेक्टर्स, क्योंकि लोगों के काफ़ी सेंटिमेंट्स जुड़े, मैं खुद भी बहुत ही रिलीजियस और स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हूँ, कि आप उनको मर्यादा को ना तोड़ें। गरिमा जो होती है एक किसी किरदार की, भले वो माता सीता जी के किरदार की गरिमा हो, प्रभु श्री राम के किरदार की गरिमा हो, या एक नॉर्मल कैरेक्टर, अगर सोशल कैरेक्टर भी हम उसको बोलें, उसकी भी गरिमा होती है। आप वो गरिमा कभी नहीं लांघ सकते। उसमें हाँ हमें लिबर्टी ज़रूर मिल जाती है थोड़ी बहुत तोड़ मरोड़ करने की, यहाँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो एक तो पहली बात हम उनके सेंटिमेंट्स को तो हर्ट कर ही रहे हैं, और वो खिलाफ भी है मर्यादा के, तो वो नहीं करना चाहिए। जी, ऐसे आपने बताया कि क्रिएटिव लिबर्टी हमें मिल जाती है टीवीज़ में। तो जैसे आप जो मंदोदरी का रोल प्ले करते हैं या बाकी जो भी टीवी से रिलेटेड आप शूट वगैरह करते हैं, तो वहाँ ऑप्शन होता है कि रिकॉर्ड कर लेंगे, दोबारा टेक्स ले लेंगे, और बट लाइव शोज़ में ऐसे ऑप्शंस नहीं होते। तो कभी ऐसा होता है कि मूड अच्छा नहीं हुआ, सैड मूड है, हैप्पी रोल प्ले करना है, या हैप्पी मूड है और सैड रोल प्ले करना है, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए कलाकार क्या होता है, किसी भी आप उसमें कंटेनर में डालो, पात्र में डालो, वो ढल जाए। जैसे पानी जो किसी भी आप उसमें डालो आकार ले लेता है, तो कलाकार भी वही होता है, उसको बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, जब मैं ऑन स्टेज नहीं हूँ, मैं ऑफ स्टेज हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ ज़रूर, जैसा आपने कहा, वो पर्सनल लाइफ अलग है, हैप्पी हूँ, सैड हूँ, लेकिन जब मैं ऑन स्टेज आ गई या जब मैं ऑन कैमरा आ गई, तो मैं एक अलग वो किरदार हूँ उस वक्त कोई बहाने नहीं चलते, और उस वक्त आपको करना ही पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि वो कैरेक्टर की डिमांड है, आप अपने पर्सनल जितने भी सेटबैक्स हैं उसको पीछे रख के आपको वो करना है, वो कोई कैरेक्टर की डिमांड है। और कोई भी, मुझे लगता है कि पर्सनल जो आपकी चीज़ें हैं वो उन सब चीज़ों के आड़े नहीं आनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में प्रोफेशनल कह सकते हैं, और पर्टिकुलर रहना चाहिए, क्योंकि आप कलाकार हैं, आप एक आकार दे रहे हैं कैरेक्टर को, तो आपको वो निभाना ही पड़ता है और निभाना ही चाहिए, मैं कहूँगी। जी, तो अभी तक आप इतने सारे रोल प्ले कर चुके हैं, तो कुछ ऐसा, कोई ऐसी रिलीजियस फिगर है जिनके माध्यम से आपके जीवन में चेंजेस आए हो, जिनके माध्यम से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा हो? जी, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं रिलीजियस भी हूँ, मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मैं भगवान को भी मानती हूँ। तो लॉर्ड शिवा मैं कहूँगी, उन मतलब बहुत मैं प्रेम करती हूँ, जो सब भगवानों से करती हूँ। प्रभु श्री राम से भी उतना ही स्नेह करती हूँ, माता सीता से भी उतना ही करती हूँ। तो मैं ऐसा किसी एक भगवान को चुन नहीं सकती, क्योंकि सबके अपने अपने वो है, महत्व हैं। तो मैं सबसे ही उतना स्नेह करती हूँ, और शायद वो भी मुझसे उतना ही स्नेह करते हैं। और सबका मेरी ज़िंदगी में, हर किसी, मैं कहूँगी हर किसी का फेज़ आता है आपकी लाइफ में, तो हर किसी भगवान आपका वो जो फेज़ होता है, हर किसी भगवान का जो महत्व होता है वो उस फेज़ में आपको दर्शाता है। आपको तब लगता है कि हाँ मैं इनसे रिलेट कर पा रही हूँ, अच्छा अब मैं इनसे रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे अभी मैं माता सीता जी का किरदार कर रही हूँ, तो मुझे उनके किरदार से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे वो काम एंड कंपोज्ड, जैसे हम जानते हैं, वो बिल्कुल ही सॉफ्ट स्पोकन, और वो ऐसा नहीं कि सॉफ्ट स्पोकन होने के बावजूद वो भी बहुत एम्पावर्ड, जैसे कह सकते हैं कि वीर रस भी था उनमें, लेकिन वो कैसे एकदम सॉफ्ट होके भी वीर दिखाना। जब वो रावण जी से
संवाद करती हैं, अगर आपको मौका मिले हमारा प्ले देखिएगा, तो वो सॉफ्ट भी बात कर रही हैं और रावण से गुस्से में भी बात कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, उनको आ रहा है, बट जो उनकी जो मर्यादा है उसके अंतर्गत ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उनके बाहर जाके बात कर रही हैं। तो उनसे काफ़ी मुझे कुछ मतलब मैं कहूँगी कि हर भगवान से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं ऐसे किसी को चूज़ नहीं कर सकती। और जैसा कि आपका सवाल एक और था कि जैसे मैं मंदोदरी का किरदार कर रही हूँ, रीटेक्स क्या होता है ना कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है ऑन कैमरा। क्यों हो जाता है मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ईजी है, कई बार डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट अभी मिली है या एक रात पहले मिली है, आपको प्रिपेयर करके करना है और आपको तुरंत ही करना पड़ेगा। क्योंकि कितने ही अगर आप 10 रीटेक्स भी दे दोगे पर उससे ज़्यादा नहीं दे सकते ना, प्रोड्यूसर पे आएगा, मतलब प्रोड्यूसर के बिल पे आएगा वो। तो आपको, और एज एन एक्टर आपको इतना काबिल होना चाहिए कि आप पूरी टीम को सफ़र ना करवाओ। ठीक है, कई बार क्या होता है, डेज होते हैं, कई बार आपको नहीं याद होते डायलॉग्स, कई बार आपको होते ही नहीं, आपको बेसिक सी लाइन याद नहीं होती है, लेकिन कई बार आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स याद हो जाते हैं। तो आपको एज अ कलाकार आपकी हमेशा ये ड्यूटी रहती है कि आपको अपने लाइंस जो है उसके मूड को पकड़ना, भले वो रीटेक्स हैं। ऑन कैमरा की अगर हम बात करें, भले वो रीटेक्स हैं, आपको इतने अच्छे से करना है वो, इतने अच्छे से निभाना है वो कि पूरी टीम सफ़र ना करे और आप अच्छे से डिलीवर कर पाओ। ऐसा ना हो कि पूरी यूनिट बैठी है आपके लिए कि आप 50 टेक दे रहे हो, 100 टेक दे रहे हो, है ना। तो ऑन कैमरा आपके लिए वो स्ट्रगल रहता है। और ऑन स्टेज क्या रहता है कि जैसे हम ऑन स्टेज चढ़ गए, जैसे हमारा ही प्ले है वो 3-3.25 घंटे का प्ले है और बिना इंटरवल के है, तो आप ऑन स्टेज अगर चढ़ गए, और ऑडियंस भी नहीं जाती है कहीं भी, ठीक है, किसी को वॉशरूम जाना तो ऑब्वियसली जाएंगी, लेकिन आप चढ़ गए तो चढ़ गए ऑन स्टेज। आप ऐसा नहीं है कि आप लाइंस भूल गए और फंबल कर रहे हैं, नहीं, वो आपकी पहले की प्रिपरेशन। मैं ऐसे प्रिपरेशन करती हूँ आज भी। हमारे लगभग 78 शोज़ हो चुके हैं हमारे राम के, लेकिन आज भी मेरा कोई भी सीन हो उसके 2 सीन पहले मैं जाके विंग्स में बैठ जाती हूँ। क्यों? उसके पीछे का कारण है, वो मूड पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे तो ह्यूमन बींग्स ही है ना। तो हम लोग कई बार क्या होता है, ग्रीन रूम में जाके इधर उधर हम लोग थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो 2 सीन पहले आके बैठ जाना और उस कैरेक्टर के बारे में सोचना कि वो कैरेक्टर अभी जो सीन आने वाला है उससे पहले क्या कर रहा होगा, उसका क्या माइंडसेट होगा, वो भी क्या सोच रही होगी। तो वो सब जब आप करते हैं ना, तो आप उस जो कैरेक्टर की जो वो रहती है, जो उसका लिमिट, उसकी बाउंड्री रहती है और जो उसके आसपास सराउंडिंग्स होती है, आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, आप कनेक्टेड रहते हैं। और जब आप कनेक्टेड रहते हैं तो कोई स्कोप ही नहीं बचता कि आप फंबल करेंगे या कुछ होगा। और लाइव शोज़ में कभी हो भी जाता है तो एज अ कलाकार, को एक्टर, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने को एक्टर को सपोर्ट करें और आप ब्लैंक ना हो, और ऑडियंस को पता, आपस में सबको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि रिदम सबको समझ में आ जाता है इतने शोज़ के बाद कि आज इसने कुछ सुर अलग छेड़ा, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता चलना चाहिए। वो एक को एक्टर की जिम्मेदारी होती है। आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे आपको चैलेंज आते हैं और कैसे कैसे आप मैनेज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें सीखी होंगी। तो हर शिष्य के पीछे कोई ना कोई गुरु भी होता है, तो गुरु होना कितना ज़रूरी है और एक अच्छा गुरु होना कितना ज़रूरी है? बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपको वो मार्गदर्शन देते हैं। क्योंकि जैसे आज की डेट में अगर मैं अपने 10 साल पहले की बात करूं, मेरे गुरु थे महेंद्र मेवाती जी, वो अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे एक नोटबुक और पेन लेके ऐसे सिखाया कि ये लिखो बेटा, ऐसा नहीं। उन्होंने अपनी बातों से बात करके, उनके साथ मैंने 2 प्लेज़ में एज ए लीड परफॉर्म किया है। कई बार क्या होता है, आप अपने एक्टर से, को एक्टर से इतना कुछ सीख जाते हैं, उसके नुआंसेस से ही सीख जाते हैं। उनसे बातचीत करके आपको अगर सीखने वाले हैं तो आप सीखने लग जाते हैं। तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को सिखाया कि सब टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आने से पहले क्या सोचना है, स्टेज पे चढ़ने से पहले क्या सोचना है। एंड फॉर दैट मैटर राहुल सर मैं कहूँगी, जो हमारे प्ले में हम प्रभु श्री राम का किरदार करते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया है कि ब्लैंक मोमेंट्स नहीं होने चाहिए। आप जो ब्लैंक मोमेंट्स देते हैं, जैसे मैंने अभी डायलॉग बोला और आपका डायलॉग है, और बीच में जब आप डायलॉग बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं मैं अपने डायलॉग का वेट करूँ कि नहीं अभी तो मेरा हो गया है, मैं अब आपके डायलॉग का वेट करती हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं तो मुझे उतना ही गुड लिसनर भी होना पड़ेगा बतौर एक्टर, ताकि आप जो बोल रहे हैं मैं सुनूं भी, उस पर रिएक्ट भी करूं। और जब अपना डायलॉग बोला और सपोजिटली उसके बीच में पॉज है, एक लाइन बोली उसके बीच में पॉज है, कोई और मूड है, तो उस जोन से उस जोन में जाएंगे। जो ब्लैंक होता है ना, वो ट्रांस दिखना चाहिए, वो शिफ्ट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायलॉग से दिख रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ डायलॉग से आप मॉड्यूलेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रांस हमें कई बार बहुत कन्विक्शन, वो बोलते हैं ना, ऑडियंस भी बोलती है कितने कन्विक्शन से किया। तो वही जो राहुल सर ने काफ़ी सिखाया कि ब्लैंक मोमेंट्स नहीं होने चाहिए। और बाकी मेरे गुरुजी हैं कथक वाले, उनसे मुझे काफ़ी रिदम सीखने को मिला है, क्योंकि एक्टिंग भी एक रिदम है।
खासकर जब हम ऐसे प्लेस करते हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल सुर ताल का कुछ अंदाज़ा नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मुझे 8 साल हो गए लगभग कथक करते हुए, तो उनसे मुझे रिदम समझ में आई है। डांस से मुझे काफ़ी हेल्प मिला कि एज एन मुद्राएं, बाकी आपके बॉडी में ग्रेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधरती है, आपको सुर ताल की समझ में आती है। तो ये जो मेरे गुरु रहे हैं, और बाकी जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3 ही, और भी जितने भी टीचर्स मेंटोर्स हैं, वो भी अपने आप में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। आशु सर फॉर डैट मैटर, आशुतोष राणा सर, उन्होंने भी आज की डेट में भी वो इतना प्यार से सिखाते हैं बैक स्टेज, और वो भी ऐसा नहीं नोटबुक पेन वाला, बातों से, अपनी चीज़ों से वो बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो हमें मिलता है, ब्लेसिंग्स ही हैं जो समझ में आती हैं अब जी, आज की डेट में। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि गुड लिसनर होना ज़रूरी है, ना सिर्फ ड्रामा एक्ट में, रियल लाइफ में भी हमें गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हम बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाते हैं। और बोलना हमें कम चाहिए, लेकिन आपके काम में तो बोलना है आपको, लेकिन जो भी आप बोलते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। क्योंकि आजकल की अगर हम युवाओं की बात करें तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको रामायण के अगर कैरेक्टर्स पूछे, महाभारत के कैरेक्टर्स पूछे तो उन्हें नहीं पता। अभी हम सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे थे कि वॉक्स पॉप होता है, लोग पूछते हैं कि कंस कौन है, रावण कौन है, तो उन्हें नहीं पता है। तो आपके जो प्लेस होते हैं, क्या वहाँ यूथ आते हैं, और आपको क्या लगता है कि यूथ को कितना नॉलेज होना चाहिए, कितनी जानकारी होनी चाहिए, कि क्यों ज़रूरी है उनको हमारे रामायण महाभारत जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी जानकारी होना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने रूट से ही कट जाओगे, अपनी जड़ों से ही कट जाओगे, तो आप आगे क्या पास ऑन करेंगे, मेरा तो ये मानना है। और हमारे राहुल सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका भी यही उद्देश्य है कि उन्होंने एक बताया था इंटरव्यू में कि लोगों को ये नहीं पता है कि महाभारत में वो है दुर्योधन है कि रामायण में दुर्योधन है। तो कितनी अजीब बात है कि आपको अपने मतलब वो ही नहीं पता है, बेस ही आपको नहीं पता है। तो उन्होंने फिर ये ठाना कि नहीं, मैं ऐसा प्ले बनाऊंगा, ऐसे प्ले बनाने की चेष्टा करूंगा जिसमें लोगों को समझ में आए, यूथ को। क्योंकि लोगों को ये, कि आप खुद सोचिए ना, लोगों को यही नहीं पता है कि कैकेयी माँ को किस में है, महाभारत में कि रामायण में। अच्छा, प्रभु श्री राम और सीता माँ तो फिर भी लोगों को पता है, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, कंस, लोग कहते हैं कंस तो रामायण में थे। मैं कह अरे आप क्या कह रहे हैं। तो ये उनका उद्देश्य था कि इसीलिए हम प्लेज ऐसे बनाएंगे। और आज की डेट में भी हम लोग ये प्लेज बना रहे हैं, तो काफ़ी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कल हमारा शो था, आज भी है, कल भी है, तो एक छोटी सी बच्ची 3 या 4 साल की होगी, वो ऑडियंस में बैठ के शी अंडरस्टूड इट एवरीथिंग। और जब राम जी एक अपनी स्पीच में कुछ बोल रहे थे, जब उन्होंने एक पत्नी व्रत का वो संकल्प लिया था, तो वो बोल रही है वाह। और फिर बाद में आशु सर ने उन्हें स्टेज पे बुलाया, कहते आप ही थी ना वो वाह बोलते हुए। वो स्टेज पर आई, फिर आशु सर ने कहा आपने मेरे सीन में कुछ वाह वाह किया था। तो मतलब छोटे बच्चों को भी आज के टाइम पे समझ है। इट्स जस्ट दैट कि एज अ पेरेंट मैं कहूँगी, हर पेरेंट की ड्यूटी बनती है कि आप उनको समझाएं, पढ़ाएं। अगर वो उनको आप खुद पढ़ने को नहीं बोलते, उन्हें खुद ही बात करके बताएं। या आजकल तो मैं कहूँगी कि इतने एनिमेटेड वो आते हैं, कार्टून्स आते हैं, जिससे बच्चे थोड़ा ईजिली समझते हैं। मेरी खुद की नीस है, वो अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, उसको पता है कि मैं माता सीता बनती हूँ। और जब भी वो ऐसा कुछ टीवी पे देखती है एनिमेटेड, तो बोल रही है अच्छा रावण लेके जा रहा है माता सीता को, रावण बैड बॉय। फिर समझाते कि रावण ऐसे क्यों थे, माता सीता जी को क्यों लेके गए, पूरा फिर एक्सप्लेन करना हमारी ड्यूटी बनती है। बिकॉज वो तो छोटे हैं, आप जैसे उनको समझाओगे वो वैसे हो जाएंगे। और ये रूट्स को इंटैक्ट रखना इतना ज़रूरी है आज की डेट में। वेस्टर्नाइज्ड हम हो रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ये मानती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप ये ऐसी ही बातें करो, आप वो होइए, वरना आप जो ट्रेंड है उससे पीछे हट जाएंगे। लेकिन आप अपने रूट्स के साथ भी कनेक्टेड रहिए। मतलब मैं कहूँगी आप मिश्रण बनिए मॉडर्नाइज्ड और जो अपने कह सकते हैं कि रिलीजियस, सबका मिक्सचर बनिए आप एक तरीके से। 2 बातें यहाँ पे आती हैं कि पहला तो ये कि अगर हम बच्चों को बचपन से ही एजुकेट करें, बचपन से ही हमारे ग्रंथों के बारे में बताएं, तो आजकल जितने क्राइम्स हो रहे हैं ना, वो भी नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है बदल जाएंगी अगर हम ऐसे एजुकेशन हम देने लगे। और दूसरी है, जैसे आपने बोला कि वेस्टर्न होना ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो जो फॉरेनर्स हैं आज वो भी जो है स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हैं, ध्यान करने लगे हैं। जैसे आपने बोला कि आप भी ध्यान करते हैं, तो वो लोग भी ध्यान को अपना रहे हैं। तो हमारा तो ध्यान जो भारत में तो मेन ही है, मतलब स्पिरिचुअलिटी को तो हम मानते ही मानते हैं। तो ध्यान के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि आप ध्यान करते हैं, कब से आपने ध्यान करना शुरू किया, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में ध्यान से आए, और ध्यान बेसिकली आपके जो ये काम में कैसे हेल्प कर रहा है?
ये ऐसे हेल्प करता है कि कई बार, जैसे आपका पहला सवाल था कि जब आप रोल प्ले करते हैं, आप हैप्पी हैं या सैड हैं, कई बार आप उस जोन में नहीं होते हैं, और ये फैक्ट है, इसमें कोई मतलब बुराई भी नहीं कहूँगी मैं। लेकिन उस जोन से, क्योंकि हमारा माइंड है, हम जैसे उसको कंट्रोल करना चाहेंगे वो वैसे। अगर अभी मैं बैठ के नेगेटिव सोचने लग जाऊँगी 10 चीज़ों को लेके, तो मैं नेगेटिव ही सोचूंगी, मैं नेगेटिव ही अट्रैक्ट करूँगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। और अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर जिससे मेरी बात नहीं भी होती है वो भी मुझसे अच्छे से बात करेंगे। ये मतलब मैं आपको बेसिक नेचर समझा रही हूँ जो मैंने इतने सालों में समझा। मैं ओम चांटिंग करती हूँ। कई बार आप बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो मैं बस अपने स्पीकर्स पे लगा के या अपने ब्लूटूथ पे लगा के, कई बार वैसे भी करती हूँ, कई बार मैं बैठ के खुद भी चांटिंग करती हूँ। तो वो आपको ऐसे हेल्प करता है कि बहुत काम और कंपोज बनाने में हेल्प करता है। और सीता जी के किरदार के लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत काम एंड कंपोज्ड हूँ, लेकिन उनके कैरेक्टर के लिए और मतलब और जितना आप कह सकते हैं, और गरिमा में, और सॉफ्ट स्पोकन, और जितना मर्यादा में रहते कि मर्यादा के अंतर्गत, और जितना आप और सरल होते जाएंगे। सरल, मैं कहूँगी सरल उनके लिए एक शब्द है। अगर हम राम जी को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मैं मानती हूँ कि सीता जी को मर्यादा में रहने वाली वो एक नारी थी, जो सबके मन में है अभी भी और सदैव रहेंगी, क्योंकि एक रिस्पेक्ट निकल कर आती है प्रभु श्री राम और सीता जी के किरदार के लिए। और इतनी रिस्पेक्ट लोग करते हैं कि कई बार ऑन स्टेज हम मतलब बुज़ुर्ग जो आते हैं 70-80 साल के, वो आके चरण स्पर्श करते हैं, तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे हम लोग तो किरदार निभा रहे हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, आप लोग अभी स्वरूप में हो। तो लोग उस दृष्टिकोण से आपको देखते हैं। और मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले आप कोई भी फॉर्म में करिए, आप जितना एक, मैं कहूँगी म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके माइंड पे। जब आप खुश होते हैं तो आप बहुत पेपी सॉन्ग सुनते हैं, जब नाराज़ होते हैं या उदास होते हैं तो आप इमोशनल सुनते हैं। वैसे ही जब आपको पीस लानी है अपनी ज़िंदगी में, इनर पीस, अंदरूनी पीस जिसको कहते हैं, वो खुद से ही आएगी। वो किसी से बात करके थोड़े टाइम के लिए आ सकती है, लेकिन जो अंदरूनी पीस है, आप खुद को खुद ही समझा सकते हैं। आप अपने टीचर खुद होते हैं सबसे पहले, फिर आपको कोई समझाता है। तो ये मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी फॉर्म में करिए, आप योगा क्लासेस ज्वाइन करिए, आप चांटिंग करिए, आप ओम चांटिंग करिए, कोई भी कुछ भी करिए। जैसे भी करेंगे, अगर जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जी, जो हमारा ये पीएमसी हिंदी चैनल है, ये मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीएसएसएम का। तो ये जो पीएसएसएम के फाउंडर है ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, तो आपने जो बात कही ना कि हम अपने गुरु होते हैं, तो उन्होंने भी हमें यही सिखाया है कि हमारी सांसें ही हमारा गुरु होती हैं। तो जैसे आपने बोला कि हमें खुद को खुद ही काम कर सकते हैं, तो हम ध्यान के माध्यम से खुद को खुद जानते हैं, हम स्वयं को जान पाते हैं, और फिर जो जो चीज़ें, जो जो चैलेंजेस आती है उस पर हम वर्क कर पाते हैं। इतने सारे रोल्स आप प्ले करते हैं, लाइव शोज़ जो करते हैं, तो मैंने जैसे आपके बारे में काफ़ी पढ़ा था, काफ़ी देखी वीडियोस मैंने, तो उसमें एक लाइव शो ये भी है कि जो उत्तर रामायण है, मतलब कि बात की जो लव कुश सुना रहे हैं रामायण, तो उसमें आप लोग जो कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, जैसे कि शूर्पणखा थी, रावण थी, तो जो भी उन्होंने नेगेटिव चीज़ें, जो भी उन्होंने बुरे कर्म जो उन्होंने किए, तो हर कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, हर कैरेक्टर ने हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया है। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि ये कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि आप लोगों को ये भी बताएं कि कुछ अगर नेगेटिव भी हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है। देखिए, कुछ तो होता है कि वो कैरेक्टर्स जो हैं, अगर हम रावण या शूर्पणखा की बात करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पॉजिटिव थे, उनके पीछे की जर्नी ऐसी थी, तो ऐसा कुछ जर्नी भी होती है। और कुछ आप उस जर्नी के बोला ना, जैसे एक नेगेटिव चीज़ होती है तो आप उसको फिर लेके, नहीं अब तो मैं बदला लेके मैं प्रतिशोध लूँगा या प्रतिशोध लूँगी, वो भावना आपके अंदर डेवलप हो जाती है। और उस कैरेक्टर से हमें ये सीखना चाहिए, जैसे महाभारत हमें सिखाती है हमें क्या नहीं करना है, हमें रामायण ये सिखाती है हमें क्या करना है। तो हमें वही कैरेक्टर से सीखना है। देखिए, आपको क्या क्वालिटीज़ ग्रैब करनी है कैरेक्टर से, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन ऑब्वियसली हम पॉजिटिविटी की ही बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव कैरेक्टर में पॉजिटिविटी ये होती है कि नेगेटिव कैरेक्टर जो ऐसा बना, उसके पीछे का रीज़न जानना है मुझे, कि मुझे ऐसा नहीं बनना है। कल को अगर मेरे साथ कुछ ऐसा घटित होता है तो मुझे ऐसा नहीं होना है। मुझे अपना संयम बनाते हुए उस पॉजिटिव साथ में कंपेयर करके कि उस पॉजिटिव कैरेक्टर में क्या खूबियाँ हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे वो चीज़ें देखनी है। सिर्फ बुराइयाँ तो हम लोग तुरंत ग्रैब कर लेते हैं, और वो बहुत आसान भी होती है ग्रैब करना, क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा सा चंचल होता है। और पॉजिटिविटी हम थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं, थोड़ा सा मेहनत करने में हिचकिचाते हैं, जैसे नहीं थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेज़ी रहते हैं। तो वो हमें अपने माइंड को ट्रीट करना होता है, क्योंकि माइंड हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा होता है। और हमें माइंड को इतना मतलब लिबर्टी देनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं देनी चाहिए कि माइंड हमें पूरी सोल बॉडी को कंट्रोल करने लग जाए। आपको माइंड को इंस्ट्रक्ट करना है।
माइंड आपको इंस्ट्रक्ट कुछ हद तक ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि माइंड को कंट्रोल करना है। अगेन वही चीज़ आती है कि जब हम ध्यान करते हैं तभी हम माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम स्पिरिचुअलिटी को अगर हम फॉलो करें तो बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। और जी। जो ये कैरेक्टर्स हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, द्रौपदी, जब इन कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम रिलेट करते हैं कि उनका जीवन भी बहुत संघर्षों भरा था। और आज के संघर्ष तो कुछ भी नहीं है जो संघर्ष उन्होंने देखे हैं। जब वो ईश्वर होके इतने सारे चैलेंज को फेस कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पिरिचुअलिटी को हमें फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल फॉलो करना, सब इजी हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपको अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रखना चाहिए। कई बार क्लैरिटी आपको बहुत चीज़ों को लेकर नहीं आती है, आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहते हो और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने तक भी रहते हो, कई लोग सालों में भी रहते हैं। तो वो आपको तोड़ना, वो पैटर्न तोड़ना है आपको अपने। देखिए हर एक जोन होता है, कभी आप बहुत सैड हो रहे हैं, ठीक है, वो जोन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वो आप तभी तोड़ पाएंगे जब अपने माइंड को बताएंगे ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। तो उसको अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रीट करना होता है। देखो अब जो हो गया, लेट्स नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी एज इट इज़ बहुत है आज के टाइम पे। अगर हम अपने सोल में भी इतनी नेगेटिविटी भर देंगे और आसपास भी हमें नहीं पता कि हमारे आसपास कितने नेगेटिविटी वाली चीज़ें फैल रही हैं, लोग बैठे हैं, मेरे दोस्त ज़रूर हैं लेकिन क्या बोलना चाहें। तो वो एक जो होती है ना, आप सबको पॉजिटिविटी से देखिए और अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ऊर्जा और इतना मतलब एक ऑरा होता है, इतना अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ये सब चीज़ें करके कि आपको ये सब चीज़ें छू भी ना पाएँ, और अगर छू भी पाएँ तो तुरंत हट जाएँ। जी, आप बुक्स रीड करते हैं लिन जी? हाँ जी। तो बुक्स रीड करने का क्या आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है स्वाध्याय करना, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या बुक्स रीड करने से कुछ इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है। देखिए आपका हॉरिज़न बढ़ता है, आपका जो विज़न होता है आपका बढ़ता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको दुनिया का और नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, भले वो आपकी हिस्ट्री हो, भले कुछ भी हो। आपके शब्दकोश पे फ़र्क पड़ेगा, आपको कैसे बातचीत करनी है, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी बोलूँ, कैरेक्टर्स को हटा देते हैं, नॉर्मल जीवन में भी हरलीन को कैसा करना है या एक क्या वो रहना चाहिए, मेरा दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए, या मुझे कैसे ट्रीटमेंट देनी है आसपास के लोगों को, कैसा बिहेव करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। और पढ़ाई तो आप जितनी करते चले जाओ, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। आप किसी भी एज में पढ़ सकते हो, किसी भी एज में कला को सीख सकते हो, बी इट एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग। बस आपके अंदर वो होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझे सीखना है। आप किसी भी उम्र में सीख, देयर इज़ नो एज लिमिट कि नहीं मैं इस उम्र में नहीं सीख सकता या मैं नहीं सीख सकती। आप कभी भी सीख सकते हैं, पढ़ाई आप कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। नॉलेज आप जितना ज्ञान ले लीजिए, और ज्ञान ऐसा नहीं कि लेकर रख लिया अब मैं किसी को दूंगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको वो पास ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप ज्ञान को पास ऑन करेंगे वो उतना बढ़ता चला जाएगा। अगर मैंने 1 को पास ऑन किया, वो 1 क्या पता 2 को बताए, 4 को बताए, तो मल्टीप्लाई होते होते कैसे कैसे पहुँचेगा आपको भी नहीं पता, वो यूनिवर्स में सर्कुलेट होता चला जाएगा। जी, अभी इतनी देर से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो जैसे आप बहुत हम्बल लग रहे हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी एड्स आपने की है, विक्रांत मैसी, मोना सिंह, आशुतोष राणा, बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनके साथ आपने काम किया है, लेकिन स्टिल ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप इतना सारा काम कर चुके हैं। बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट हैं आप। तो ये जो अपनी पोलाइटनेस को हमेशा बनाए रखना कि मतलब हम ऊंचाइयों को छू जाएं लेकिन हम डाउन टू अर्थ रहें, ये आप कैसे करते हैं? ये कैसे मैनेज करना चाहिए हर एक उस सक्सेसफुल पर्सन को? देखिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हम्बलनेस जो होती है, कई बार क्या होता है आप एज अ पर्सन ही बहुत हम्बल होते हैं, आप बहुत ग्राउंडेड होते हैं। कई बार आप समय के साथ साथ सीखते हैं, और कई बार आपकी, मैं ये नहीं कहूँगी किसी की अपब्रिंगिंग बुरी है, ख़राब है या अच्छी है, लेकिन आपको कैसा जीवन में फॉलो करना है। देखिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, माता सीता जी के किरदार के बाद और मैं हो गई ज़रूर, लेकिन उससे पहले भी मैं थी, और बहुत होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए समय अच्छा सबका आता है, बुरा भी आता है, और बुरे समय में भी आप कैसे हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन रह रहे हैं। ऐसा नहीं आज मेरा समय अच्छा है तो मैं आज गुड्डी गुड्डी बात करूँगी और कल को मैं आई शो माई विकराल रूप, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तब भी ग्राउंडेड रहना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आज मैं सक्सेसफुल हो गई ऑन द अदर हैंड तो मैं आज एकदम अपना एटीट्यूड दिखाऊंगी और कल को मैं बिल्कुल बस। एक आपका बेसिक नेचर होता है जिसको आप नहीं बदल सकते, उसको आपको, लेकिन जो जैसे सपोजिटली जो 30 साल तक जैसे बड़े होते चले गए आप उसको नहीं बदल सकते, बट आप कुछ चेंजेस ऐसे ला सकते हैं उस नेचर में कि मुझे नहीं ऐसा रहना है। देखिए पोलाइटनेस ही तो है, मैंने जैसा पहले भी कहा, नेगेटिविटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है अपने आसपास। अगर हम खुद भी इतने ज़्यादा मतलब एकदम एटीट्यूड और आक्रोश से भरे रहेंगे तो हम
अपने घर का भी एनवायरनमेंट ख़राब करेंगे, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अगर मैं एक 1 BHK में अकेले रह रही हूँ तो मैं अपना भी एनवायरनमेंट ख़राब करूँ, मैं अपने साथ भी सुकून के साथ नहीं रह सकूँगी। तो अपने साथ सबसे पहली बात मैं सब मतलब दर्शकों को कहना चाहूँगी, आप खुद के साथ सुकून ढूंढिए, पीस ढूंढिए अपने साथ, क्योंकि आप तभी किसी को पीस दे पाएंगे या तभी किसी को कुछ दे पाएंगे। आप किसी को प्यार भी कर पाते हैं जब, या घर वालों को ही करते हैं या किसी पेट को भी करते हैं, आप तभी कर पाते हैं जब आपके अंदर वो भावना हो, आपके अंदर आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हैं, आप खुद के साथ ही पीस में नहीं, आप खुद को ही अगर कोस रहे हैं तो आप बाहर क्या स्प्रेड करोगे। तो मेरा ऐसा मानना है जी। और हमारा भी मेन पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से, यानी कि PSSM जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से यही प्रयास रहता है कि लोग स्वयं को जाने। जैसे आपने बोला कि जो चीज़ स्वयं के पास होगी वही हम दूसरों को बांट पाएंगे। तो जब ध्यान करें, ध्यान का प्रचार प्रसार करें, खुद भी खुद से प्यार करें और दूसरों को भी सिखाएं कि वो भी खुद से प्यार करें, क्योंकि खुद से प्यार करना ही सबसे बड़ा जो हर समस्या का समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस बहुत थिन लाइन होती है। एक सेल्फ ऑब्सेशन जो किसको कहते हैं कि मैं ही मैं हूँ, और एक होता है कि मैं खुद से तो प्यार करती हूँ, मुझे पता है मुझे खुद से कितना प्यार करना, मुझे दूसरों से भी करना है। तो वो ये तो थिन लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लोग होते हैं सेल्फ सेंटर्ड होना अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग ये गलत बात है। आपको खुद के लिए समय निकालना इज़ नॉट बैड, लेकिन आपको कैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है, वो आपको खुद ही मतलब ड्रॉ करना पड़ेगा अपने माइंड में। वही बात आ जाती है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी पर चलते हैं तो ये जो थिन लाइन है दोनों के बीच की, वो हम समझ जाते हैं। तभी आती है आपको। जी। तो एक लास्ट मैसेज मैं चाहूँगी ऑडियंस के लिए आप हमारे दें कि चाहे वो एक्टर बनना चाहे, चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहे, तो क्या क्या चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने 5-6 साल तक आपको रिजेक्शन मिले, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया कभी भी, आपने वेट किया, आप ट्राई करते रहे और आज आप हमारे सामने बैठे और इतनी सारी बातें हम आपसे कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी ऑडियंस को भी, आप हमारे दर्शकों को भी मैसेज दें कि क्या वो अपनी लाइफ में किन रूल्स को फॉलो करें। मैसेज बहुत सिंपल सा है दर्शकों के लिए कि आप अपने साथ जितना, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप मतलब रिजेक्शंस में भी पॉजिटिव रहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी मैं 50 रिजेक्शन हो गए तो मैं कैसे पॉजिटिव रहूँ, नहीं, आप उस पर वर्क करिए। क्योंकि आप अगर नहीं क्लियर कर पाए, सपोज यदि आप एक्टर हैं, अगर आप एक ऑडिशन क्लियर नहीं कर पाए, या आप किसी जॉब में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पाए, क्रैक नहीं कर पाए, तो आप क्यों नहीं कर पाए, लेट्स वर्क ऑन इट कि मैं क्यों नहीं कर पाया या कर पाई, ठीक है मैं नेक्स्ट ट्राई करती हूँ। जैसे मेरा भी रिजेक्शन अगर हुआ तो मैंने ट्राई किया कि नहीं, और जब मेरा ईजी का ऐड, मुझे पहला एडवर्टाइजमेंट मिला TVC, उससे पहले रिजेक्शंस हुए, तो मुझे लगा शायद ये वाला भी मेरा सेलेक्ट नहीं होने वाला है। बट जब मेरा वो सेलेक्ट हुआ, मैं कहा ओके, तो यूनिवर्स ने मेरे लिए ये प्लान किया था कि मुझे एक TVC वो देने वाले थे, शायद वो कोई और ऐड नहीं, एक बड़ा ब्रेक देने वाले थे। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, जो भी आपके पास है, छोटा है बड़ा है कुछ भी है, ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड रखिए अपने अंदर, एंड नेवर गिव अप, नेवर नेवर नेवर, एंड सीखिए जब भी सीखना है, एट एनी एज। जी हलीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें हमने जानी, आपके बारे में जानी, आप जो काम करते हैं उसके पीछे बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं वो भी आपने बताया कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे उन चैलेंजेस से ओवरकम करना चाहिए। तो आप आए, इतनी सारी हमसे बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम। तो इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की हरलीन कौर रेखी जी से। हमने जाना कि जब वो लाइव शो करती हैं तो उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। एक्टिंग में हमें रीटेक लेने का मौका मिलता है, लेकिन उसके भी चैलेंजेस हैं। लेकिन जब हम लाइव शो करते हैं, जब माता सीता का वो किरदार निभाती हैं, तो कैसे उनको दर्शकों से जुड़े रहना है, क्या क्या चीज़ों को उन्हें ध्यान रखना है, कैसे उन्होंने माता सीता के किरदार से खुद अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी बातें हमने इस पॉडकास्ट में करी। हमने स्पिरिचुअलिटी पे बात करी, हमने ध्यान पे बात करी। तो आप भी ध्यान को अपनाएं, क्योंकि ध्यान हर फील्ड में हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो ध्यान तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। तो ध्यान का मार्ग चुनें, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग चुनें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।